है वो शुरू। तो टॉपिक छो आजक प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति। प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति। माना किसी एसी परिपथ में किसी क्षण धारा व विभवांतर क्रमशः I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव तथा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है, तब इस क्षण परिपथ की शक्ति, किसी क्षण परिपथ की शक्ति मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, उस क्षण धारा और अगर विभवांतर बताओ तो निकल जाएगी। P बराबर V इंटू आई। तो इसको मैं लिख दूं V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस। ये किसी क्षण है। इसका अगर मैं ग्राफ दिखाऊं, V और I दोनों का ग्राफ एक ही में अगर मैं खींच दूं तो हमारी V तो हमारा ऐसे है ग्राफ, ये V का ग्राफ है और I का ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें I पिछड़ रही है थोड़ा सा ना, तो I का ग्राफ थोड़ा सा ऐसा है। यानी कि V शुरू हो गया, उसके थोड़ी देर बाद I शुरू हुई, तो I का फेज में पिछड़ गई। ठीक है, यानी कि जब I शुरू हुई तब तक V इतना फेज चल चुका है। I यहाँ से शुरू हुई ना, ठीक है। ये जब V 0 से शुरू हुआ, I माइनस में थी, नेगेटिव। इस प्रकार से मैंने ये दिखाया। अब किसी भी क्षण पावर, माने इस क्षण पावर देखनी है, इस क्षण T पर पावर, तो इस क्षण करंट है ये और वोल्टेज है ये, इन्हें दोनों गुणा कर देंगे। दिस विल बी योर तात्क्षणिक पावर। तो ये तात्क्षणिक पावर आ गई। अच्छा, ये जो पावर है एसी की, तो हर क्षण बदल रही है क्योंकि V बदल रहा है, I बदल रहा है, लेकिन फिर भी स्टिल वी हैव अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt, जिसमें हम इसको फिक्स मान सकते हैं। डिफरेंशिएशन अगर हम सोचें ना, डिफरेंशिएशन वाली बुद्धि से, तो हम कोई चीज बदलने वाली भी अगर है तो उसको भी हम dt समय के लिए फिक्स मान सकते हैं। ठीक है, ये किसी क्षण t पर है पावर है, यह पावर, यह शक्ति dt समय तक स्थिर ली जा सकती है। ली जा सकती है। तो इतने समय में इस पावर के हिसाब से एनर्जी खर्च कितनी हो जाएगी? जब पावर बहती है तो एनर्जी खर्च होती है। पावर 1 सेकंड में खर्च ऊर्जा को तो पावर कहते हैं।
तो dt समय कितनी पावर खर्च होगी हैं? p इंटू डी टी, पावर इंटू टाइम एनर्जी। भाई पावर क्या है? 1 सेकंड में खर्च ऊर्जा। तो किसी दिए हुए समय में खर्च ऊर्जा के लिए गुणाई तो करना चाहिए। रेट पता है तो गुणाई तो करना हुआ नहीं है। तो इसको अगर मैं डी कह दूं, यह शक्ति dt समय तक स्थिर ली जा सकती है, अतः dt समय में खर्च ऊर्जा, dt समय में खर्च ऊर्जा de बराबर क्या हो जाएगा? p dt। तो चलिए फिर खर्चा निकाल लेते हैं। डी इज इक्वल टू, इसको रख देता हूँ, आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस पाई इति डी टी। ऐसी 1 सेकंड में खर्च ऊर्जा निकाल लेते हैं, पूरा जोड़ देते हैं उसको, और 1 सेकंड में खर्च ऊर्जा निकल जाएगी तो टाइम से भागा दे देंगे उसको। 1 सेकंड का टाइम हम बताइए तो औसत ऊर्जा पता लग जाएगी, औसत शक्ति। जैसे कुल आवेश कितना बहा 1 सेकंड में, बटे टाइम से भागा दे तो औसत धारा पता लग गई थी। ऐसी कुल ऊर्जा पता लग जाए, कुल ऊर्जा कितनी खर्च हुई और कुल टाइम कितना लगा, तो औसत शक्ति आ जाएगी। नहीं, शक्ति बराबर ऊर्जा अपॉन टाइम, खर्च ऊर्जा बराबर अपॉन टाइम, खर्च कार्य बटे टाइम। अगर कोई 10 जूल कार्य 2 सेकंड में करता है तो उसकी पावर कितनी, औसत क्या बन जाएगी? औसत में हम ये नहीं देख रहे किस समय कितनी खर्च करी। कई बार बड़ी फास्ट रेट से खर्च कर रही होती है कोई वस्तु ऊर्जा, और कई बार हल्की खर्च कर रही होती है। लेकिन जब औसत देखते थे तो टोटल कितनी ऊर्जा खर्च की, टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है, एक चक्र में, किसके चक्र में? भगवान विष्णु के किसके चक्र में है लोकेश? एक चक्र में, चक्कर लिखो चक्र लिखो, चलो एक ही है, दोनों को अलग अलग। चक्र का एक चक्कर में खर्च, किसके चक्कर में? हाँ समझो जलाल। विशाखा, एसी के चक्र में, एसी का जब एक चक्र पूरा हो जाए, जैसे मैंने अभी यहाँ पर ग्राफ दिखाया था, ये वोल्टेज का एक चक्र पूरा हो गया, करंट का एक चक्र, बस इतना। वोल्टेज का एक चक्र पूरा हो गया, करंट का एक चक्र पूरा हो ही जाएगा, है ना। करंट यहाँ से तो शुरू हुई है, यहाँ से यहाँ तक खर्च ऊर्जा E बराबर हो जाएगा, ऐसे सारे DEO का इंटीग्रेशन 0 से T तक। हमारे पास बहुत ही आसान तरीका है एक चक्र दिखाने का। E बराबर, अब वैल्यू रख देते हैं। अच्छा, V नॉट I नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे 0 से T, ये रह गया हमारा साइन ओमेगा टी। अच्छा, इसको मैं खोल देता हूँ साइन ए माइनस बी वाले सूत्र से, साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई डी टी। थोड़ा सा इनको क्लब कर देते हैं और इसको भी इसके साथ ले लेता हूँ।
जीरो से लेकर टी, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, कॉस फाई dt माइनस जीरो से लेकर टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अगर दो से गुणा करते हैं, टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो साइन टू थीटा का सूत्र होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा कॉस। तो ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है, दो से गुणा कर देता हूँ, दो से भागा कर देता हूँ, दो से भाग कर दे, दो से गुणा कर दूंगा, तो ये क्या देगा साइन टू ओमेगा टी साइन फाई dt। ठीक है, क्या किया हमने, देखो इसका इसमें भी गुणा है, इसका इसमें भी गुणा है, इसमें गुणा हुआ तो ये आ गया, और इसमें गुणा हुआ तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। मैंने ये कि टू से गुणा कर दिया, टू से भाग कर दिया, तो टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को साइन टू ओमेगा टी लिख दिया, और ये साइन फाई ऐसे लिखा। अभी मैंने आपको बताया था एक दिन कि कोई भी साइक्लिक फंक्शन जो पूरा एक साइकिल चलता है, साइन और कोसाइन, अगर एक साइकिल के लिए जोड़ेंगे तो वो कुछ हो जाएगा जीरो। तो इसमें साइन फाई तो कांस्टेंट है, क्यों है, ये फाई फाई तो कालांतर है, कालांतर तो फिक्स ही होता है परिपथ में, है ना। किस किस बात पर निर्भर करता है कालांतर, वी और आई के बीच का कालांतर किस किस बात पर निर्भर करता है, सर्किट में कौन कौन से अवयव लगे हैं, एल सी आर, और आवृत्ति पर भी निर्भर करता है एसी की, ओमेगा भी आता है, याद आ रहा नहीं आ रहा है। फाई जो है, फाई के तीन सूत्र बताए थे मैंने, साइन फाई कॉस फाई टेन फाई। कॉस फाई में सबसे आसान था, कॉस फाई बराबर होता है आर अपॉन जेड होता है, तो आर तो ठीक ही हो गया, जेड जो है वो एल सी आर और ओमेगा इन पर निर्भर करता है ना जेड। किसी भी एचसीआर परिपथ का जेड माने क्या, व्हाट इज जेड, जेड का नाम क्या है, जेड माने क्या है, प्रतिबाधा। किस किस चीज पर निर्भर करती है, सूत्र क्या होता है जेड का एलसीआर परिपथ में, एलसीआर परिपथ की जेड का सूत्र क्या है बताओ राहुल, लोकेश, काजल, जेड का सूत्र। अब तूने अपनी इमेज बड़ी अच्छी कर दी है मेरे आगे, अब तुझे जवाब देना पड़ेगा बीच बीच में। हाँ खुला एल ओमेगा एल, इसमें टीपा तो अच्छा है लेकिन लास्ट में गलती करते हैं, ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो वो जेड जो है वो आर पर भी निर्भर कर रहा है, एल पर भी, सी पर भी, और ओमेगा पर भी। ठीक है, चलो तो फिलहाल जो है, अच्छा किसी दिए हुए परिपथ और दी हुई आवृत्ति वाली एसी के लिए फाई तो फिक्स ही होगा। अगर ये फाई फिक्स है तो साइन फाई तो कांस्टेंट हो गया, और ये रह गया है साइक्लिक फंक्शन साइन टू ओमेगा टी, तो ये तो हो जाएगा जीरो, तो ये तो पूरा हो गया गड्डी। ठीक है, अब रहा ये, इसमें ये साइन ओमेगा टी है तो साइक्लिक फंक्शन, लेकिन इसका स्क्वायर है। ठीक है, और वैसे मैं तुमको एक जानकारी दे दूं जो बिल्कुल सब चीजों से बचना चाहते हैं, साइक्लिक फंक्शन का स्क्वायर अगर है, साइन स्क्वायर है चाहे कॉस स्क्वायर है ना dt, इसकी वैल्यू पूरी t/2 आती है एक साइकिल के लिए। तुम दो बार इतनी याद ही कर लेते हैं ठीक है, लेकिन अगर याद नहीं करना चाहते तो बात अलग है, वरना याद भी कर सकते हो उसको। तो लिख दो इसमें साइक्लिक फंक्शनों के गुणों से, वृत्तीय फलनों के गुण से। ठीक है, इसकी जगह हम ये लिख देते हैं, बिकॉज यहाँ पे लिखते हैं वृत्तीय फलन के गुण से। और जो अपने आप को बहुत महारथी समझते हैं गणित में, अपने आप को दुनिया में सबसे विद्वान समझते हैं, वो अपने गणित लगा ले। और दूसरा क्या बताया था, जीरो से टी जो है साइन टू ओमेगा टी dt क्या हो जाएगा, शून्य। तो इस वाले मैटर को हम, तो ये तो गया घुस, और ये रह गया हमारे पास, तो ई बराबर हमारे पास आई बच्चों वी नॉट आई नॉट टी अपॉन
टू, और इधर ये cos फाई है, cos फाई तो कांस्टेंट है ना, ये भी बाहर आ जाएगा, केवल यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का वहां से टी बाई टू लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा इस टू को जो है मैं इसके साथ अंडर, इस टू को अंडर टू कर देते हैं, तो ये वी नॉट बटा अंडर टू आई नॉट बटा अंडर टू cos फाई, और ये आ गया वी आर एम एस आई आर एम एस cos फाई, तो ये आपकी, अरे टी बाई टू कहाँ गया, इस टी को यहाँ ले आओ बट्टे में, ये पी बन जाएगा एवरेज, ठीक है। टी को उधर बट्टे में ले गया ना मैं, तो वो पी औसत बन गया, क्योंकि टोटल खर्च हो गया अपॉन टाइम। तो आप क्या देख रहे हैं, किसी भी एसी परिपथ की औसत शक्ति वी आर एम एस आई आर एम एस और cos फाई पर निर्भर करते हैं। इस cos फाई को यहाँ पर शक्ति गुणांक भी कहते हैं, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। और आप जानते हैं पहले ही किसी भी एलसीआर परिपथ के लिए cos फाई की वैल्यू होती है आर अपॉन जेड। देखो आई आर एम एस और वी आर एम एस जो है ये पता लग जाए और ये फाई पता लग जाए, तो आप उस एसी परिपथ की औसत शक्ति जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप लिखिए, अगला टॉपिक है वाटहीन परिपथ, वाटहीन परिपथ। वाटहीन परिपथ वाटहीन परिपथ, ऐसे परिपथ ऐसे परिपथ ऐसे एसी परिपथ, ऐसे एसी परिपथ जो ऊर्जा क्षय नहीं करते, नहीं करते हैं, वाटहीन परिपथ कहलाते हैं, वाटहीन परिपथ कहलाते हैं। इन परिपथों में बहने वाली धारा को, इन परिपथों में बहने वाली इन परिपथों में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। उदाहरण ऐसे परिपथों के, इन परिपथों में फाई 90 होना चाहिए ताकि cos फाई 0 हो जाएगा। यदि एलसीआर परिपथ में फाई बराबर 90 अंश हो तो शक्ति क्षय क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य। कब कब होता है ऐसा, एल ओनली सी या एल सी, ऐसे परिपथों के उदाहरण
हैं। नंबर 1, केवल एल परिपथ। दूसरा है केवल सी परिपथ। तीसरा है एलसी परिपथ। तो ये वाटहीन परिपथ है और इनकी धारा, इनमें बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एसी का एक जो है मामला हमारा पूरा हुआ। अब इसमें जो है एक इसका अंतिम टॉपिक जो है वो है क्वालिटी फैक्टर, गुणवत्ता गुणांक। ठीक है, एलसीआर परिपथ जो है वो रेडियो में रिसीवर सर्किट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जो आपका रेडियो होता है उसको, उसमें आप जो है उस सर्किट की क्या करते हो, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, पहले हम इससे समझ लेते हैं बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई ये भी नई फंडा है, बैंड चौड़ाई यानी कि बैंड विड्थ। बैंड विड्थ क्या होती है? तुमको पता है जब मैं एसी की जो पीक वैल्यू है I0, इसके और ओमेगा के बीच में ग्राफ जो किसी दिए हुए एलसीआर के लिए, तो ये पीक वैल्यू बढ़ती बताया था ना, है? क्योंकि जो आपका जो जेड है सर्किट का वो ओमेगा बढ़ाने पर पहले कम होता है और कम होकर कहाँ तक पहुँचता है, आर तक, और फिर आर के बाद बढ़ना शुरू होता है। तो जब जेड कम होगा तो आई बढ़ेगी नहीं, पीक वैल्यू ये, यानी कि एक आवृत्ति ऐसी होती है एसी की जिसको हम क्या कहते हैं ओमेगा नॉट। उस पर एसी की जो पीक वैल्यू है यानी कि शीर्ष मान वो अधिकतम हो जाता है, आई मैक्सिमम, आई एम के लिए कितना होता है आई एम का मान अधिकतम? ये कब होगा आई नॉट अधिकतम? वैसे तो आई नॉट अपने आप में अधिकतम होता है, लेकिन अगर मैं सर्किट की ओमेगा को चेंज करूँ तो इस आई नॉट का मान भी चेंज होता है, यानी कि अधिकतम का मान चेंज होता है। मैंने कल दिखाया था ना कि बहुत सारे ग्राफ बना के, एक में एसी बह रही है छोटे छोटे आयाम वाली, फिर हमने आई बढ़ा तो बड़े बड़े आयाम की एसी बहने लगी। तो ये जो आई है यानी कि एसी का आयाम, आयाम भी कहते हैं इसको, शीर्ष मान लो, एसी का आयाम आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है। तुमको बताया था मैंने आई बराबर होता है वी नॉट अपॉन जेड, बाकी यहाँ साइन जो भी लिखोगे। तो ये जेड जो है ये ओमेगा बढ़ाने पे चेंज होता है, इसी को तो आई नॉट कहते हैं। और क्योंकि जेड ओमेगा बढ़ाने से चेंज होता है, जेड सबसे कम कब होता है? बोलो फटक से कोई, when do you have the minimum value of z? है ना, ओमेगा जीरो होगा तो सभी जीरो हो जाएगा, करंट भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि साइन जीरो और जीरो होता है। ओमेगा अगर जीरो हो जाए फ्रीक्वेंसी तो फिर एसी क्या रही फिर तो, क्योंकि एसी तो साइन पे डिपेंड करती है, साइन को साइन पे, तो ओमेगा जीरो नहीं। जब रेजोनेंस अनुनाद की अवस्था होती है तब सर्किट का जेड सबसे कम होता है, नहीं एक्सएल एक्ससी बराबर हो जाते हैं, कट जाते हैं शून्य, तो जेड आर हो जाता नहीं एलसीआर परिपथ में, और ये आर उसकी मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि जो आपका जो जेड है एलसीआर परिपथ में वो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर होता है, यानी कि जेड हमेशा दो चीजों का सम है। इसमें से अगर ये जीरो हो जाए, क्योंकि ये जो है ओमेगा पे डिपेंड करती है एक्सएल एक्ससी, ये जीरो हो सकती है, ये तो इससे आर तो कम हो नहीं सकता है,
आर जो आर को ही आप कम करोगे तभी होगा आर ना कम, वरना अगर आर फिक्स है ओमेगा घटा बढ़ा के आप इस आर में तो कोई चीज कर नहीं सकते। जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी आर, जब जेड न्यूनतम हो जाएगा तो ये यही तो वो ओमेगा है जिस पर जेड न्यूनतम हो जाए। जब जेड न्यूनतम हो जाएगा तो आई नॉट ये जो कि वी नॉट बटे जेड है ये अधिकतम को छू लेगा इसी, और ये कब होगा एक्सएल एक्ससी वगैरह अनुनाद की अवस्था में। यानी कि अगर एसी की आवृत्ति जो एसी हमने लगाई है उसकी अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा 1/√LC जब हो जाएगी तो एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाएगा और इस सर्किट का मिनिमम रेजिस्टेंस हो जाएगा। मिनिमम रेजिस्टेंस होगा तो करंट की जो पीक वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। इसका माने इस पर्टिकुलर ओमेगा नॉट से कम में या ज्यादा में आपका इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो जेड ज्यादा होगा, जेड ज्यादा होगा तो आई कम होगा। तो इस तरीके से ओमेगा नॉट के दोनों साइड करंट की जो पीक वैल्यू गिरेगी नीचे। और आप जानते हो अगर करंट की पीक वैल्यू नीचे गिरेगी तो करंट की आरएमएस वैल्यू भी नीचे गिरेगी, क्योंकि आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू का √2 होती है। और आरएमएस वैल्यू का संबंध किससे होता है सर्किट में? आरएमएस वैल्यू का फायदा क्या होता है, क्यों निकालते हैं आरएमएस वैल्यू? हमने करंट की आरएमएस वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि करंट की पीक वैल्यू तो हमको पता ही है वी नॉट अपॉन जेड, तो आरएमएस वैल्यू क्यों निकाली बताओ? हीट की, अरे हीट प्रोड्यूस कितनी होगी ये आरएमएस वैल्यू से तो पता लगता है। आरएमएस वैल्यू औसत मान है किसकी दृष्टि से? हीट की दृष्टि से। आवेश की दृष्टि से औसत मान तो शून्य होता है करंट एसी का, यानी कि एसी कितनी भी देर बहते रहे आवेश बिल्कुल भी नहीं बहेगा। हाँ सर, कल मैं आऊंगा इसको ना, तो किताब लेके आना, ठीक है? ठीक है। तो जब इसकी पीक वैल्यू हाई होगी तो इसकी आरएमएस वैल्यू भी हाई होगी, और पीक वैल्यू कम होगी तो आरएमएस वैल्यू भी कम होगी। यानी कि अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा एसी सर्किट कब ऊर्जा खर्च करेगा? जब उसकी आवृत्ति रेजोनेंस की होगी, यानी अनुनाद की आवृत्ति पर जब चल रहा होगा ना सर्किट तो सबसे ज्यादा ऊर्जा वो खर्च करेगा। अब मैंने अगर फ्रीक्वेंसी उसकी रेजोनेंस से अगल बगल कर दी तो दोनों साइड में क्या होगा, इसकी पीक वैल्यू कम होगी, पीक वैल्यू कम होगी तो पावर भी कम होगी, यानी कि सर्किट की पावर कम होती जाएगी। और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी दोनों साइड होगी एसी की ओमेगा 1 और ओमेगा 2, जब इसके द्वारा खर्च शक्ति एसी परिपथ के द्वारा खर्च शक्ति इसकी अनुनाद की अवस्था में जो खर्च शक्ति है उसकी हाफ रह जाए। मान लो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ये 10 वॉट पावर खर्च कर रहा है, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये आधी पावर खर्च करेगा वो फ्रीक्वेंसी भी कुछ दोनों साइड ही होगी, समझा? और वो कब होगी बताओ? आधी शक्ति कब खर्च करेगा? जब इसकी जो पीक वैल्यू है वो कितनी गिर जाएगी, क्योंकि स्क्वायर होता है ना इसमें, आई नॉट बाई √2 हो जाएगी। आई इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई एम है, जब ये वैल्यू आई नॉट बाई √2 यानी कि इतनी गिर जाएगी आई एम बट्टे √2 जब हो जाएगी ना इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ओमेगा 2 वो दो फ्रीक्वेंसी है एसी की जिस पर एसी सर्किट की जो शक्ति है अपनी अधिकतम का हाफ हो जाए। और एसी सर्किट की शक्ति हाफ हो जाए माने उसकी जो पीक वैल्यू है आई नॉट वो उसकी अधिकतम पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स हो जाए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा 2 के बीच की दूरी इसी को हम बैंड चौड़ाई कहते हैं। इसी को हम बैंड चौड़ाई समझ में आ गया? बैंड चौड़ाई किसी एसी परिपथ के लिए, दिए हुए परिपथ के लिए बैंड चौड़ाई उन दोनों आवृत्तियों का फ्रीक्वेंसी के बीच का अंतर है जिन दो पर परिपथ की शक्ति
उसकी अधिकतम शक्ति का आधी रह जाती है। और अधिकतम शक्ति कब खर्च करता है वो? अनुनाद की अवस्था में। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया? रटने के लिए तो बहुत ही आसान है, समझ में तो दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एसी अपने आप में बदल रही है। अब हम एसी की जो पीक वैल्यू होती है, किसी एसी की पीक वैल्यू फिक्स होती है, बदलती है? समझ के साथ फिक्स होती है, लेकिन ये भी आधा ही सत्य है ना। एसी की जो पीक वैल्यू है वो आवृत्ति का फलन होती है, यानी कि आवृत्ति बदलने पर पीक वैल्यू बदलती है। और कैसे बदलती है? ऐसे, आवृत्ति बढ़ाए तो पीक वैल्यू पहले कम से बढ़ेगी, अधिकतम पहुंचेगी, फिर उसके बाद अगर आवृत्ति और बढ़ाए तो फिर कम हो जाएगी। और ये कौन सी आवृत्ति? इसमें एसी की पीक वैल्यू अधिकतम हो गई, यही है अनुनाद की अवस्था। तो जब एसी की पीक वैल्यू अधिकतम होगी तो इस एसी परिपथ की शक्ति भी तो अधिकतम हो जाएगी। इसका माने एसी परिपथ हर समय अधिकतम खर्च नहीं करता है। हाँ, खर्चा तो हर समय करता है। खर्चा किससे निकलेगा? अभी निकाला था, IRMS DRMS इंटू cos फाई से। लेकिन अधिकतम कब खर्च करेगा? अनुनाद की अवस्था में। तुम्हें याद है अनुनाद की अवस्था में cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? हैं? R/Z तो उसकी हर समय होती है, अनुनाद की अवस्था में क्या हो जाएगी? उल्टा R/R, ZR हो जाता है ना अनुनाद की अवस्था में। तो R/R माने 1, cos 0 हो गई, फाई 0 हो जाएगा उसका। समझ आ गया? यानी कि उसकी जो cos फाई है पावर फैक्टर 1 हो गया। अगर हमसे कहा जाए एक एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक 1 है तो समझ जाओ अनुनाद की अवस्था में आ गया। ठीक है, तो मैंने तुमसे कहा कि अनुनाद की अवस्था में वही एलसीआर परिपथ है और वही वोल्टेज है। वोल्टेज में हमने मान लिया हमने एसी में इसमें जो वोल्टेज लगाई है एलसीआर परिपथ में वो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी की लगाई है। ठीक है, हम V0 में कोई चेंज नहीं कर रहे, हमारा V0 फिक्स है। खाली ओमेगा चेंज कर देने से ही V0 को वही रखते हुए भी करंट की पीक वैल्यू बढ़ती जा रही है। करंट की वैल्यू क्या हो गई? जब हमने अनुनाद की अवस्था रखी तो करंट की वैल्यू हो गई V0/R पीक वैल्यू, और बाकी टाइम पे V0/Z होगी नहीं। वोल्टेज तो वही V0 है, लेकिन एलसीआर परिपथ का बाकी समय प्रतिरोध तो Z होता है, केवल एक ही टाइम तो R होता है। कब होता है? अनुनाद की अवस्था में होता है। अनुनाद की अवस्था में एलसीआर परिपथ का प्रतिरोध प्रतिबाधा R रह जाती है, पर बाकी समय Z होती है। एक अनुनाद के समय जब ये दोनों बराबर रहते हैं तो ZR हो जाता है, बाकी टाइम तो Z ही रहता है। तो कहने का मतलब यह है खाली आवृत्ति बदलने से, एसी की खाली आवृत्ति अगर हम बदलें तो उसकी पीक वैल्यू में अंतर आएगा, भले ही उसकी जो V0 है उसमें आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। आमतौर पर किसी डीसी परिपथ में क्या होता है, अगर V फिक्स है तो I भी फिक्स रहता है। ठीक है, लेकिन एसी एक ऐसी है जिसमें V फिक्स है लेकिन ओमेगा चेंज होने से I में चेंज आ रहा है। समझ आ गया? तो ये है, तो हम जब रेजोनेंस की अवस्था, इसको हम अनुनाद की अवस्था कह देते हैं। अनुनाद में आपका एलसीआर सर्किट जो भी पावर खर्च कर रहा है वो मैक्सिमम खर्च है, उससे ज्यादा वो एलसीआर परिपथ कभी भी खर्च नहीं कर पाएगा। अब हम उस अधिकतम शक्ति को देखें तो अनुनाद की आवृत्ति के दोनों ओर हमें ऐसी आवृत्ति मिल जाएगी जिस पर परिपथ की शक्ति हाफ रह जाती है। तो उन दोनों आवृत्तियों के जो बीच का अंतर है, मान लीजिए हर ओमेगा 1 के लिए एक N1 भी होगा, ओमेगा 2 के लिए एक N2 होगा। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए 50 हर्ट्ज है, यहाँ पर 100 हर्ट्ज है, तो 50 से 100 के बीच में 50 का अंतर है, ये बैंड चौड़ाई होगी इसकी। ठीक है, तो इसको लिख लो। तो ये बैंड चौड़ाई किसकी होगी? अब मैं प्रश्न तुमसे कर रहा हूँ, ये बैंड चौड़ाई होगी किसकी? बैंड चौड़ाई किसकी होती है?
किसकी होती है? रबर बैंड की होती है, हसबैंड की होती है, हमारे शादी में बजने वाले बैंड की होती है। अरे ये बैंड चौड़ाई एलसीआर परिपथ की है, होती है आवृत्ति के पदों में है, लेकिन ये किसी दिए हुए एलसीआर सर्किट की फिक्स होती है बैंड चौड़ाई। समझ आ गया? तो देखो, किसी एलसीआर परिपथ की बैंड चौड़ाई उन दो आवृत्तियों, चाहे आवृत्ति में को ओमेगा के टर्म्स में ले लो या n1 n2 के टर्म्स में ले लो, उन दो आवृत्तियों का अंतर बैंड चौड़ाई एसी की उन दो आवृत्तियों का अंतर होती है जिस पर परिपथ की शक्ति अधिकतम शक्ति का फर्ज करता है वो। हाँ भाई राहुल, अधिकतम शक्ति इस एलसीआर परिपथ का फर्ज करता है अनुनाद की अवस्था में। ठीक है, जिस पर परिपथ की शक्ति अधिकतम, यहाँ पे लिख देते हैं अनुनाद की अवस्था, अधिकतम से आधी रह जाती है। अच्छा, अगर यहाँ पर ये जो अंतर है डेल्टा ओमेगा मान लेता हूँ, ओमेगा 1 और ओमेगा नॉट के बीच में, तो ये भी डेल्टा ओमेगा ही होगा, तो बैंड चौड़ाई ट्रू डेल्टा ओमेगा की होगी। ठीक है, दिए हुए चित्र में बैंड चौड़ाई बराबर 2 डेल्टा ओमेगा, ये बैंड चौड़ाई होती है। ठीक है, अब देखिए, मैं 2-3 एक एलसीआर परिपथ लेके आता हूँ आपके लिए। पहले में लिया है, ये तो बैंड चौड़ाई का किस्सा हो गया, तो बैंड चौड़ाई किसी दिए हुए एलसीआर परिपथ की होगी। अब देखते हैं इसमें अनुनाद की तीक्ष्णता, वाह नए शब्द है, तीक्ष्णता, अनुनाद की तीक्ष्णता। अब देखिए, ये I0 वर्सेस ओमेगा के बीच मैंने ग्राफ खींचा किसी एक परिपथ का है ये। अच्छा, दूसरा एक एलसीआर परिपथ और लिया है, लेकिन हमने एलसीआर परिपथ ऐसे चुने हैं कि उनका एल और सी एक ही है, यानी हर एलसीआर में अगर कोई चेंज तो खाली आर का, ताकि अनुनादी आवृत्ति सबकी एक ही रहे। समझा गया? क्योंकि आपको पता है अनुनादी आवृत्ति किस पर निर्भर करेगी, एल और सी पर। अगर आप किसी 3 एलसीआर परिपथ है, एक में एल और सी तो वही है, आर है 10 ओम, एक में 20 ओम, एक में 30 ओम, तो इन सभी परिपथों की अनुनाद अवस्था एक ही बिंदु पर आएगी। तो आप क्या पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार का नजारा आपको देखने को मिलेगा। ये है आर बराबर 10 ओम, ये जो आर बराबर 20 ओम, ये है आर बराबर 30 ओम। ऐसा देखा गया, चलो अच्छी बात है, देखा गया। तो ये जो है हमारा अनुनाद, तीनों ने अनुनाद एक ही आवृत्ति में दिखाया है। इसके लिए देखते हैं बैंड चौड़ाई, सबसे नीचे वाले के लिए।
तो इसकी हाफ यहाँ पर होगी, आधी पावर होगी ना जब सर्किट की आवृत्ति चेंज कराई इसमें, तो जिसमें पावर हाफ होगी इस वाले में यहाँ पर होंगे हाफ। ठीक है, मैंने तुमको बताया था अगर इस वैल्यू को आई एम मान लो हाईएस्ट को, तो हाफ पावर जहां पर होती है वहां पर वैल्यू क्या होती है आई एम अपॉन √2, और आई एम अपॉन √2 को अगर हम हल करें तो ये पाएंगे 0.707 आई एम, यानी कि 70%। तो ये तो 50% हो गया, इस वाले के लिए ये 50% है, तो 70% में यहाँ पर आएगा ना, आएगा नहीं क्यों भाई, आना तो बहुत कुछ। इस वाले एलसीआर परिबल की हाफ शक्ति यहाँ पे हो जाएगी, इस वाले एलसीआर परिबल की हाफ शक्ति यहाँ पे हो रही। किसकी बैंक चौड़ाई सबसे ज्यादा है? सबसे नीचे, सबसे कम किसकी आई है? ऊपर वाले की। तो सबसे ऊपर वाला जो सर्किट है इसकी बैंक चौड़ाई बहुत कम है, जिसकी बैंक चौड़ाई जितनी कम होगी, इसका माने क्या हुआ कि इस फ्रीक्वेंसी से इतना सही फ्रीक्वेंसी में कमी आने पर इस सर्किट की पावर एकदम डाउन हो जाएगी। और इस वाले में देखो इतना भयंकर चेंज करा तब जाके परिपथ की शक्ति आधी हुई। ठीक है, समझ आ गया? एक ऐसा एसी परिपथ है जिसमें फ्रीक्वेंसी को हल्का सा भी चेंज कर देने पर पावर ऊपर नीचे जंप मार रही, और एक ऐसा है जो अच्छी खासी चेंज कर दी, पावर में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जैसे एक लड़का ऐसा है जिसको 4 रोटी खिलाई तब जाके हल्का सा उसने काम करने की इच्छा जताई, और एक ऐसा आधी रोटी खाई वो तत्काल कह रहा है मैं अभी नैनीताल जाता हूँ पैदल दौड़ के। तो कौन अच्छा लड़का माना जाएगा? जो आधी रोटी में काम कर देगा। एक को खिलाते खिलाते गदवा हो गया हो, बट वो कह रहा है कि 4 रोटी खा गया, कह रहा है कि मेरे को एनर्जी नहीं आई बाबू। और एक लड़का ऐसा है तो आधी रोटी खाए, बाबू ने कहा कहाँ जाएगा, घर में नैनीताल जाऊंगा। कैसे जाएगा? मैं दौड़ते जाऊंगा। तो इसका माने ये वाला एलसीआर परिपथ बढ़िया है। ठीक है, इस वाले एलसीआर परिपथ का जो रिसेप्शन होगा, जो ये कैच करेगा सिग्नल ना, वो बढ़िया करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये वाली जो स्टेशन है रामपुर स्टेशन है, अभी आपने इसको यहाँ पर रखा, ये वाला ये 3 हमारे रेडियो के रिसीवर सर्किट है। ये वाला है, ये है तुषार के पास, नीचे में मेरे और तुषार को तो बढ़िया रेडियो पकड़ा दिया, हमारे को घटिया पकड़ा दिया, हमारा नाम मत ही लेना होता है। ये है जोशी सर के पास, और ये है कुंदन दा के पास। कुंदन दा ने लगाया कहाँ? रामपुर रेडियो स्टेशन। तो रामपुर तो सुनाई दे रहा है, इसके अगल बगल की फ्रीक्वेंसी में भी देखो, इसके अगल बगल की फ्रीक्वेंसी में भी पावर लगभग मैक्सिमम वाली की पावर है। तो पता लगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत नजदीक होती है, तो रामपुर के बाद रामपुर मानी दिल्ली यहाँ पर है, दिल्ली की आवाज ये आ रही है, दिल्ली की आवाज तो उतनी आ रही है जितनी रामपुर की आ रही है। तो एक साथ 2 स्टेशन सुनाई देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नजीबाबाद भी सुनने को मिल रहा है। अब कुंदन दा के रेडियो में 3 बज रहे एक साथ। अच्छा, जोशी सर के उसमें ना एक बज रहा है, दूसरा वाला थोड़ा हल्का हो गया है क्योंकि गिर गई ना पावर थोड़ा नीचे, थोड़ा, लेकिन आवाज कम आ गया ना। रामपुर तो खूब तेज बोल रहा, और नजीबाबाद बोल तो रहा हल्के हल्के। और इस वाले में क्या होगा? रामपुर बोलेगा क्योंकि नजीबाबाद जरा सा भी खिसकने पर पावर एकदम क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो आपको नजीबाबाद सुनाई नहीं देगा, उसकी पावर एकदम आधी हो जाएगी ना, समझ आ गया? तो ये फायदा है किसका? शार्पनेस, तीक्ष्णता। तो आपके एलसीआर परिपथ जितना तीक्ष्ण होगा, उसकी शार्पनेस जितनी ज्यादा होगी, उतना ही बढ़िया उसका रिसेप्शन होगा, उतनी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो यही हम लिख देते हैं। देखो, किसी एलसीआर परिपथ की तीक्ष्णता को
तीक्ष्णता को Q फैक्टर, Q गुणांक, क्वालिटी गुणांक है, Q गुणांक के पदों में मापा जाता है। और Q गुणांक होता क्या है? Q गुणांक बराबर ओमेगा नॉट बटे बैंड चौड़ाई। तो जिसकी बैंड चौड़ाई ज्यादा होगी उसका Q गुणांक कम हो जाएगा। तो आपका क्योंकि तीसरे वाले परिपथ की बैंड चौड़ाई सबसे ज्यादा है तो इसका क्वालिटी गुणांक उतना ही कम होगा। समझ आ गया? ठीक, ये समझ आया? और जिसका अच्छा, और मोटे मोटे तौर पर जिस सर्किट में रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसकी क्वालिटी उतनी ही खराब होगी। देखो हो रहा नहीं हो रहा? अगर आपको 3 सर्किट दे दी जाए, एलओसी सब में एक है, लेकिन एक में आर ज्यादा, एक में आर कम, एक में कम, और पूछ दिया आपसे कि इनमें से कौन सा सर्किट सबसे अच्छा रहेगा रिसेप्शन के लिए, तो आप क्या कहेंगे? जिसका आर सबसे कम है उसमें टिक मार देंगे। ये आजकल आने वाले टाइम में मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मैंने कहा बताइए इनमें कौन सा है? आप बच्चों ने कहा सब याद कर लीजिए, क्वालिटी फैक्टर, ये फैक्टर, वो फैक्टर। मैंने कहा ये क्या आ गया, तबाह कर दिया हमारी जिंदगी को। चलो